माइक म्यूट है। हाँ, यस। मेरी आवाज क्लियर है दीदी? मेरी आवाज आ रही है दीदी? अभी आ रही है। यस। सभी को नमस्ते। जैसा कि दीदी ने कहा है, शुरुआत में अपना परिचय, फिर कैसे मेरा विद्या से जुड़ना हुआ, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, शैक्षिक पृष्ठभूमि है, और कैसे इस प्रोजेक्ट में इसको मैं प्रोजेक्ट ही मान रहा हूँ जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। मनोविज्ञान को समझना, मनोविज्ञान में स्थिर होना और मनोविज्ञान को फैलाना, लोकव्यापी करना। मैं तीर्थ स्थान में हूँ, तो थोड़ी अभी यहाँ पे सावन का मेला लगा हुआ है। मैं झारखंड के देवघर से हूँ, तो ये आवाजें थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती हैं। पूज्य बाबा जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। यदि मेरी आवाज में कुछ भी गड़बड़ी हो तो कृपया जरूर बताएंगे, ताकि मैं वैकल्पिक व्यवस्था देख सकूं। जी भैया। जी। तो जब ये नाम बताने का समय होता है, तो संदीप भैया आप जैसा कह रही हैं, तो नाम तो सबको पता हो गया। वैसे हमेशा मुझे एक बात याद आती है, किसी ने अपना ऐसा परिचय दिया कि बगैर शरीर के सबका एक ही नाम है, और वो है जीवन। और इस शरीर के साथ अपना अपना नाम है, जिसमें मेरा नाम संदीप प्रकाश है। मेरी आयु, शरीर की आयु 52 वर्ष है, और मैं देवघर, झारखंड, देवघर जहाँ ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहां पर रहता हूँ। अपने मेरे परिवार में श्रीमती जी हैं, मेरी 2 बच्चे हैं, मेरी माता जी हैं, और मेरे बड़े भाई साहब अभी वर्तमान में यहाँ इस स्थान पर निवास कर रहे हैं। मैं मेरी शिक्षा दीक्षा इसी शहर में हुई, और मैंने ग्रेजुएशन करते करते एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया, टेक्निकल पोस्ट पे। मेरा फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रहा, और वहाँ मैं टेक्निकल इक्विपमेंट्स, जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, उसके मेंटेनेंस में और उसकी ट्रेनिंग में भागीदार रहा, और 20 साल मैंने वहाँ सेवा दी। जैसा कि फौज में होता है, आपके अपने ट्रेड के अलावा एक फौजी मानसिकता को भी साथ साथ जीना होता है, जिसमें डिसिप्लिन के साथ साथ जो अलर्टनेस है, और बाकी जो वहाँ रिक्वायर्ड है अपने कलीग्स के साथ फॉलो करना, वो सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई रही। साथ ही साथ एक खोज भी अंदर में चलती रही कि क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। तो हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न अनसुलझे से रहे, और वहां से मैं 2013 में रिटायर होकर के वापस अपने घर, यहाँ पैतृक स्थान पर आ गया। और फिर उसके बाद तलाश वैसी ही थी, घर की जरूरतें थी, इसलिए हमने दूसरी नौकरी नहीं की, और घर में अपनी सेवा देने का मन बनाया। और पिताजी की सेवा करते हुए और घर को देखभाल, बच्चों को देखभाल करते हुए, मैं अपनी तलाश में था ही कि मुझे रामाशंकर भाई और सोनाली दीदी के निवास स्थान पर आदरणीय श्री भारत भाई जी के शिविर को करने का मौका मिला। और फिर मैं विद्या का पहला परिचय 2017 में पाया, इसी जुलाई के महीने में, और आज 2023 का जुलाई चल रहा है, तो 5 वर्ष मेरे पूरे होते हैं। तब से शिविर, कई सारे शिविर किए, और कई स्थानों पर भी जाकर सभी प्रबोधकों के पास तकरीबन
रहकर मैंने उनसे विद्या को समझने का अवसर लिया। उसके बाद जो सुबह के सत्र में कोरोना के बाद से सुबह हम लोग ऑनलाइन शिविर करते हैं, ऑनलाइन गोष्ठी करते हैं, पुस्तक का पठन होता है, उसका विश्लेषण होता है, और ये आदरणीय योगेश भैया जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो करीब मार्च का महीना होगा, उन्होंने जो है वो एक ऐसी सूचना दी कि कुछ पुस्तक लेखन के लिए लोगों की जरूरत है। उस सूचना सामूहिक रूप से थी, इसलिए पुस्तक लेखन के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी डिग्री के बारे में बता दूं कि एक तो एयरफोर्स ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बीटेक की मानद उपाधि दी है। उसके अलावा मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया है और बीएड भी किया है। साथ ही कुछ छोटे मोटे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे लेबर लॉ आदि भी मैंने किया है। लेकिन लेखन क्षमता या पुस्तक लेखन या कंटेंट राइटिंग, ऐसा कोई मेरा पिछला कोई अनुभव नहीं है। भैया जी ने उस दिन सुबह में अपनी उपस्थिति अपने प्रबोधन में ये कहा कि कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं। और आज भी जब सुबह के सत्र में उनको सुन रहा था तो तकरीबन वही गूंज सुनाई पड़ रही थी कि ट्रक के पीछे लिखा है कि क्या साथ ले जाओगे। ऐसा प्राय ट्रक के पीछे कई सारी उक्तियां लिखी रहती हैं, भैया जी उसका उदाहरण दे रहे थे। तो अन्वय और अन्वय को साथ ले जाएंगे, अन्वय की मानसिकता, जुड़ने की मानसिकता को साथ ले जाएंगे। और इस जो प्रोजेक्ट है ये लिखने वाला, इसके पृष्ठभूमि में भी भैया जी ने कहा कि मानसिकता, क्योंकि अभी तक जो भी जीवन विद्या का कार्यक्रम चला है उसमें प्रौढ़ों को अधिकतर एड्रेस किया गया है और उसमें अभिभावक और बड़ी उम्र के लोग ही आए हैं। युवाओं के पास ये बात नहीं पहुंची है, और युवाओं के पास नहीं पहुंचने का कारण क्या है, वो अपनी शिक्षा में ये चीज नहीं आई है। और जो अभी वर्तमान की शिक्षा है उसमें उस शिक्षा के प्रति सबकी स्वीकृति है, अभिभावक की भी स्वीकृति है, छात्रों की भी स्वीकृति है और शिक्षकों की भी स्वीकृति है, जो प्रेजेंट फॉर्मेट चल रहा है। बशर्ते भले ही उसका लक्ष्य जो है केवल सुख सुविधा साधन सुविधा ही है, पैसा कमाना ही है, तथापि जो कुछ भी थोड़ा बहुत है उसके जो स्ट्रक्चर बना है सबकी उसकी स्वीकृति है। तो यदि इसमें प्रवेश पाना है और युवाओं तक पहुंचना है तो वर्तमान शिक्षा के माध्यम से ही हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। तो युवाओं तक इस मानसिकता को जाने के लिए कौन सा विषय हो, तो मनोविज्ञान, क्योंकि मानसिकता में मनोविज्ञान सबके पास कोई ना कोई किसी न किसी जो है फिलॉसफी पे चल ही रहे हैं, जाने या अनजाने। तो मानसिकता में जाना है तो मनोविज्ञान में जाना है। फिर उच्च शिक्षा में ही क्यों, इस प्रश्न पर भैया जी ने कहा कि उच्च शिक्षा में होने से कुछ ऐसे मैच्योर्ड लड़के जो चीजों को समझना चाहते हैं उन तक ये बात जाएगी, और यूजीसी रिकॉग्नाइज करेगा तो किसी कॉलेज में कोई फैकल्टी डेवलप हो सकेगी, और उसके बाद फिर उसके आगे जो है इसका रास्ता खुलेगा। और यदि फिर हम जब जैसे ही हमने अपनी क्षमता को बताया कि ऐसा, तो भैया जी ने कहा कि आप मन बनाइए, आगे रास्ता निकलेगा। और इस तरह से मैं इस लेखन समूह में जुड़ गया। तो इस क्रम में मार्च 2023 में जुड़ने के बाद 21, 22 और 23 अप्रैल को वहाँ बुल्ढाना में भी जाना हुआ, जहाँ भैया जी ने अपनी जो बातें भी रखी, और 2 दिन जो है सभी की और भी बाकी जो अभी इसमें जुड़े हुए राधेश्याम भैया आदि सब लोग वहाँ मिले, और इस तरह से ये एक ग्रुप में मेरा बना रहना हुआ। वहाँ पे इलेक्टिव और कोर ग्रुप
ऐसा 2 सब्जेक्ट का बनाया गया, जिसमें कोर सब्जेक्ट्स में जो है वो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ाया जाना है। उसके लिए कंटेंट राइटिंग लिखी जानी है। और इलेक्टिव ग्रुप के लिए हम लोगों के जो उपस्थित लेखक थे, लेखक समूह, भावी लेखक समूह कह सकते हैं, उसमें वो बांटा गया। और जो हमें मिला वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड साइकोलॉजी ऑफ फैमिली साइंस। अंतर संबंध या घनिष्ठ संबंध या कहें अंतरंग संबंध और परिवार का मनोविज्ञान। तो मैं, चूंकि मेरी आवाज आ रही हो तो बताइएगा। जी भैया, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है। तो हमें कहा गया है कि कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में जो भी इसके बारे में बातें हैं उसको अलग अलग स्रोतों से ढूंढ करके पढ़ना, उसके नोट्स बनाना और फिर से सितंबर में मिलना। उसके बाद इसके कंपैरेटिव स्टडी को जाएंगे कि दर्शन में क्या कहा जा रहा है और कैसे जो अनसुलझे सवाल या ऐसी जगह जहाँ पे रुक जाता है जो वर्तमान मनोविज्ञान, वहाँ पर उसको दिखाना या प्रश्न खड़े करके छोड़ना, ताकि जो स्टूडेंट हैं साइकोलॉजी के वो इसको लेकर के जिज्ञासु हो जाएं और फिर आगे पढ़ने में उनका मन लगे और धीरे धीरे वो मानव संचेतना मनोविज्ञान में मानवीय आचरण को पढ़ते हुए पूरे मनोविज्ञान को समझ सकें और फिर आगे अपने कैरियर को भी और इस मानसिकता को भी आगे ले जा सके। तो जो मूल बात आदरणीय योगेश भैया जी से मुझ में स्पष्ट हुआ वो ये कि आदमी बनाना, पहले आदमी बनना फिर आदमी बनाना और इस तरह से फैलना, इस तरह से ये बॉटम लाइन है। तो अंतरंग संबंध को सोचते हुए मैंने पहले संबंध को सोचा कि संबंध की जरूरत क्या है। तो क्योंकि किताबों की लाइब्रेरियां भरी हुई हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, उसके बाद भी ढूंढना और इस टॉपिक को ढूंढना मुझे थोड़ा सा श्रम लगा। कई लोगों की मदद मिली, कई गाइडेंस मिले आरती बहन और नेतल बहन से। तो और जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस हुए हैं सुरेंद्र भैया जी का, बाल मुकुंद भैया जी का और बाकी दीदी लोगों का, और भी भैया नरेश भैया जी का, तो सबको सुनते हुए काफी कुछ जो है वो स्पष्ट हुआ है। उस आधार पर मैंने और किताबों की मदद से कुछ नोट्स बनाए, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको शेयर करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि अंतरंगता जब और संबंध की बात जब हमने इसमें पढ़ी है तो ध्यान आ ही जाता है कि पूर्णता के लिए अनुबंध ही संबंध है। और अंतरंगता और अंतरंग और बहिरंग क्या है, तो जीवन की अवधारणा के बगैर अंतरंगता कैसी। जो वर्तमान साइकोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है अंतरंग संबंधों को लेकर, उसमें फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं या फिर फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, पति पत्नी संबंध या प्रेमी प्रेमिका संबंध, या कई बार जो है वो समलैंगिक संबंधों तक की बात हो रही है। तो दर्शन के आलोक में सारे संबंध अंतरंग संबंध हैं जब जागृत हो जाते हैं। और सही कहें तो अभी तक 2 संबंध बने ही नहीं है, क्योंकि 2 जागृत व्यक्ति आमने सामने हुए ही नहीं है। यदि मैं और मेरा वाले प्रश्न पर जाएं तो मेरा जो है वो चित्त वृत्ति, मन वृत्ति चित्त और बुद्धि, इस स्तर पर यदि 2 आदमी मिले तो उनका अंतरंगता समझ में आएगा। तो जो वो संबंध का वैभव होगा वो दिखेगा, जो वो वह तृप्ति वाली मिसाल होगी वो दिखेगी। उससे पहले क्या अंतरंगता, तो ये बात मेरे मन में आई थी। अभी जो भी जितनी भी अंतरंगताओं की बात कर रहे हैं वो सब जीव चेतना के लिए है, और जो वर्तमान साइकोलॉजी में हमारे पास उपलब्ध है वो सब भौतिक वस्तुओं को लेकर ही, और जो अपेक्षाएं अंदर हैं सम्मान की, विश्वास की, ईमानदारी की,
वचनबद्धता की, ये सभी अपेक्षाओं के साथ चीजों को शोध किया गया है और उस आधार पर कई प्रतिपादन हुए हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने तरीके से रखा है। तो चूंकि कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी का ज्यादा फोकस करना है, तो मैं अब अपने डॉक्यूमेंट को आपके सामने रखता हूँ। व्यक्तिगत संबंध जिसको कह रहे हैं, वो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में बनते हैं। यह संबंध दो या अधिक व्यक्तियों के बीच मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। तो जब कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में रहते हुए इन चीजों को देख रहे हैं, तो ये सारे शब्द ही लगते हैं, क्योंकि इनके अर्थ जो है वो जब ढूंढने जाते थे विद्या से पहले गूगल में, तो समानार्थी शब्द ही दिखते थे। अब आध्यात्मिकता क्या होती है, आत्मा को समझने से आध्यात्मिक हो सकते हैं, ऐसा समझ में आता है। तो ये अभी हम इसी कंटेक्स्ट में देखें। व्यक्तिगत संबंध एकाधिकारी या निस्वार्थी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जो इसमें पढ़ा मैंने कि संबंध के दो व्यक्तियों के बीच में हो सकते हैं, जिसको डायडिक कह रहे थे, और ट्रायड बना रहे थे, 3 लोगों के बीच में संबंध को, और फिर उसके बाद बहुत लोगों के साथ संबंध को। आरती दीदी के प्रेजेंटेशन में वो उन्होंने जिक्र भी किया था कि 3 लोगों के बीच का संबंध स्टेबल रिलेशनशिप के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने देखा है, क्योंकि 2 के बीच में यदि एक ने सुनना बंद कर दिया तो संबंध विच्छेद की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन 3 में एक आदमी जो है वो बीच बचाव करने वाला होता है। कह सकते हैं कि यदि कोई गड़बड़ी हुई तो उसको वो कैटर करता है। तो इस तरह से वो ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप 3 लोगों के बीच में होता है। हम लोग ऐसे भी व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, जब पति पत्नी होते हैं, शुरुआत में तो अच्छे दिन बीत रहे होते हैं, बाद में जब एक दूसरे के आचरण से जुड़े हुए वास्तविकताएं एक दूसरे को प्रतिबिंबित होती हैं, तो जो रूखापन आता है वो तभी भरता है जब बच्चा आता है, यानी वो तीसरा एलिमेंट आता है। तो फिर देखते हैं कि वो उसको देखते हुए अपने कर्तव्य और दायित्व के साथ जुड़ते हैं, और फिर वो धीरे धीरे एक तरह से परिवार का मोटा मोटी स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते हैं। वो तृप्ति वाली बात अभी भी शेष है, जैसा कि विदित ही है। तो ये 3 लोगों वाला संबंध, और जो बड़ा संबंध है, एक चीज जो मनोवैज्ञानिकों ने फाइंड आउट किया है कि ये सारे संबंध में ये डायडिक और ट्रायड वाला जो रिलेशनशिप का कलेक्शन ही ये सारा संबंध है। यहाँ भी जब हम सामाजिकता की बात करते हैं तो ये सारे संबंध हैं ही, और ये बड़े स्कोप में ही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं भात रूप में हमारे सभी जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनको ये लगा है कि संबंध कोई बड़ी वस्तु है, लेकिन वो संबंध की शुरुआत 2 से ही शुरू होती है। तो ये भी इन्होंने देखा और इस तरह की थ्योरीज को आगे जो है रखा है। तो व्यक्तिगत संबंध एकाधिकारी या निस्वार्थी हो सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है। एकाधिकारी संबंध में व्यक्ति अपने हितों, आकांक्षाओं और स्वार्थ के लिए ही संबंध बनाता है। इसके विपरीत निस्वार्थी संबंध में संबंध को समर्पित करने के लिए व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति की चिंता और उनके हित का भाव होता है। व्यक्तिगत संबंध में व्यक्ति दूसरे के साथ संप्रेषणा, समझौता, संवाद, सहयोग, आदान प्रदान और समर्थन करता है। ये संबंध परामर्श, मदद, प्रेम, आत्मीयता और आपसी विश्वास पर आधारित होते हैं। ये संबंध पारिवारिक, मित्रात्मक और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से संबंध क्या है, व्यक्तिगत संबंध क्या है, इसको ढूंढते हुए मैंने इन चीजों को नेट से भी और जो उपलब्ध पुस्तक थी उससे भी पाया। और एक चैलेंज और भी है, हिंदी में अनुवाद करना, क्योंकि अधिकांश किताबें हमें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और भैया का विशेष कहना है कि ये हिंदी में होने से ज्यादातर बच्चों के पास जाना है तो हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी चूंकि मेरी भाषा से मेरा थोड़ा सा लगाव है, मेरी माता जी हिंदी से ही अपनी डिग्रियां की हैं, तो बचपन से एक लगाव की वजह से मुझे ये भारी नहीं लगता है।
तो मैं अनुवाद भी करता हूँ, और जो गूगल ट्रांसलेशन है वो काफी कभी कभी हास्यास्पद हो जाता है, तो मैं उसके करेक्ट करने में सक्षम भी हूँ। तो ऐसा थोड़ी समर्थता मैं अपने देखता हूँ कि आगे यदि ऐसा अनुवाद वाले कार्यक्रम है तो उसमें मैं जो है अपनी उपयोगिता देख पाता हूँ। ये कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन उससे पहले मुझे मेरा ध्यान गया कि आखिर संबंध की जरूरत क्यों है। ये प्रश्न मैंने पूछा गूगल से भी और अपने से भी। तो फिर जो जवाब आए तो उसमें कुछ बिंदु हैं कि आपातकालीन सहायता के लिए हम संबंध बनाते हैं। संबंध हमें ऐसी सिचुएशन में जो है वो जैसे तंगी हो, समस्या हो या फिर गाइडेंस हो, इसके लिए हमें सोर्स के रूप में काम करता है। उसी तरह इमोशनल, जब हमारा हिलना डुलना हो जाता है, मानसिक, हम भावनात्मक रूप से अपने को जो है तंग पाते हैं, अवसाद में होते हैं, तो उस समय हमें भावनात्मक समर्थन इन्हीं संबंधों से प्राप्त होता है। उसके बाद संबंधों में होने से हम सामाजिक संपर्क की सीमाएं बढ़ा पाते हैं। जैसे नेटवर्क बनता जाता है, जैसे मैं आपसे जुड़ा हूं और आप जिनसे जुड़े हैं उनसे फिर मेरी धीरे धीरे परिचय होता है, और इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ संबंधों में जो परिस्थितियां आती हैं उससे या जो व्यवहार होते हैं उससे हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। अभी तो करके ही सीखने का कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे में हमसे क्या गलतियां हुई उसका पुनरावलोकन, स्वनिरीक्षण, परीक्षण आदि से जो है हमारे अंदर एक विकास की स्थिति आती है, और फिर हम इसीलिए संबंधों में जुड़ना चाहते हैं। कई बार ये संबंध की जरूरत क्यों है, तो सुख दुख साझा करना। हम में से हर लोग जो यहाँ बैठे हैं, है ना, वो अपने खुशहाली को भी और अपनी पीड़ा को भी बांटने के लिए एक ऐसा कंधा दुख के समय में और ऐसा एक माहौल सुख के समय में जरूर ढूंढते हैं, है ना, किसी न किसी रूप में। चाहे वो दोस्तों का गैदरिंग हो, चाहे वो पत्नी पति का संबंध हो, चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, माँ के साथ हो, ऐसा हम एक सुख दुख के साझे में ही हम संबंध की सार्थकता को देखते हैं और ढूंढते हैं, है ना। और ऐसे कई सारे हमने गीत भी सुने हैं, कोई होता ऐसा होता, जिसको कुछ हम अपना कह पाते, ऐसे गाने भी हम गाते हुए बढ़े हैं। तो संबंधों की जरूरत इसलिए है, वो मेरे अंदर से भी आवाज आती है, और जो है किताब भी ऐसा ही कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने संबंध की जरूरतों को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने अपनी बात रखी कि प्राथमिकता के सिद्धांत पर, कि बचपन में माता पिता के साथ संबंधों का विकास होता है। तो बचपन में चूंकि शरीर जो है वो काफी कमजोर होता है और उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उस उन्होंने कहा कि ये प्रायोरिटी होती है कि हम उसको जो है एक किसी संबंध में हमें उसकी मदद मिले। तो उसकी संबंध को व्यक्ति की मनोदशा और मनोवृत्ति के आधार पर महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार स्वस्थ मानसिक संबंध व्यक्ति के विकास और संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं। उसी तरह जॉन बोल्बी ने संबंधों की प्राथमिकता के सिद्धांत को और डेवलप किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता के साथ सुरक्षित और स्थायी संबंध होना आवश्यक है, ताकि उनकी सामाजिक और भावनात्मक मानसिक विकास में सुधार हो सके। उसी तरह कार्ल रॉजर्स ने कहा कि संबंध को सूझबूझ के आधार पर बढ़ावा देते हैं। उनके अनुसार संबंधों में सूझबूझ, गहराई और स्वीकार्यता महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए कार्ल रॉजर्स को और अपने मध्यस्थ दर्शन को देखें तो संबंध जो है समझदारी के आधार पर ही अपनी सार्थकता पाएंगे, ऐसा हमने शुरुआत में ही जिक्र किया। और बाबा जी समझदारी के आधार पर ही संबंध, समझ नहीं तो संबंध नहीं, ऐसा कह सकते हैं। या बगैर समझ के या आधे अधूरे बात के जब हम संबंध अभी में हैं, तो वो जो विकार हैं संबंध के, जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो हम आए दिन देखते ही हैं। तो कार्ल रॉजर्स का ये विचार कि समझबूझ के आधार पर संबंध, तो ये कह सकते हैं कि वो जो है उस बाबा जी की बात या मध्यस्थ दर्शन की बात का भास उनको ऐसा हो रहा है। फिर उसी तरह अब्राहम मास्लो ने स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, जिसमें संबंधों को मानसिक और भावनात्मक आवश्यकता के रूप में बताया। और मानवीय विकास के दार्शनिक संबंध को मानसिक स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रमुख स्रोत में वो देखते हैं। उसी तरह हैरी हॉलो ने मानवीय संबंधों के महत्व को शोध किया। उनका प्रमुख अध्ययन
चिंपांजियों पर किया गया, जिन्हें अपनी माता से अलग रखा गया। उन्होंने देखा कि इन चिंपांजियों की मानसिक और सामाजिक विकास में गंभीर प्रभाव पड़ता है। उसी तरह अल्फ्रेड एडलर ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि संबंधों के माध्यम से व्यक्ति की भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, सफलता, सुरक्षा और समृद्धि मिलती है। और जॉन गॉटमैन, लिबर्टी वॉल्स, इन दोनों ने अलग अलग, जैसे गॉटमैन ने विवाहित जोड़ियों का अध्ययन किया और उनके साथ उनके गुणों को बताया कि संबंध में विवाहित जोड़ी का क्या अपेक्षाएं होती हैं, उसको कैसे वो एक दूसरे से पूरा करते हैं। और वॉल्स ने बताया कि संगठन, संतुष्टि और संकल्प, उनके अनुसार इन मानदंडों के आधार पर हम अपने संबंधों की मान्यता करते हैं। तो कुछ जो दार्शनिकों ने और मनोवैज्ञानिकों ने जो है बात कही, वो इस तरह से हमने कलेक्ट किया है और जो आपके सामने रखा। उसी तरह कुछ लोगों ने अपनी थ्योरीज दी हैं, जिसमें जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। इसमें सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, रिलेशनल रिस्पॉन्सिव थ्योरी है, अटैचमेंट थ्योरी है, और उसके बाद सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी है, और नीड बेस्ड थ्योरी है, सोशल नेटवर्क थ्योरी है। तो जो इग्नो की किताब को आधार बांधकर हम लोग अभी कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी को देख रहे हैं, कारण कि इग्नो में काफ़ी सारे रिसर्च के बाद लेखकों ने उसे काफ़ी कंसाइज वे में रखा है, और हमारे पास हमारी सीमाएं हैं कि हम सारी किताबों को नहीं पढ़ते, सेलेक्टिव ही पढ़ रहे हैं, लेकिन होलिस्टिक व्यू आ जाए इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो इग्नो की किताब काफ़ी मददगार हो रही है। मेरे पास इंग्लिश वर्जन है, मैं इसको ले करके आया था, और इसमें आज पढ़ते हुए मुझे दोबारा देखा तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें जो समझ में आई, उसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी है। जैसे दो आदमी के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो फिजिकल अट्रैक्शन भी काम करता है। तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस खासकर किशोरावस्था में जो है वो काफी प्रभावी होता है। और दूसरा जो अट्रैक्शन का है वो प्रवृत्ति में समानता है। जैसे हम कोई दोस्त बनाते हैं या किसी को दोस्ती गांठते हैं, तो जो उसकी रुचियां होती हैं, जो उसके अभ्यास होते हैं, क्या बोलना सुनना पसंद आता है, जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसके आधार पर होता है। लेकिन किशोरावस्था में जो है हेयर स्टाइल है, ड्रेस है, फिजिक है, इन चीजों पर भी आकर्षण होता है। तो ये बात कैरियर एंड डोके की ने 1972 में जो है इस बात को हाईलाइट किया, लेकिन इसको खारिज किया 1992 में एलन फिनगोल्ड ने। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने लिखा है कि his analysis indicated no significant relationship between physical attractiveness and such traits as intelligence, डोमिनेंस, सेल्फ स्टीम एंड मेंटल हेल्थ। मतलब कोई तालमेल बताया नहीं संबंधों के चयन में भौतिक चीजों का और प्रवृत्ति का, दोनों का कोई मिलाप हो, ऐसा उसने खारिज किया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बताई इसमें कि संबंधों जो अंतरंग संबंध या करीबी संबंध कह सकते हैं, उसके पीछे भौतिक नजदीकी का भी होना है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने प्रयोग किया था, एक यू शेप में जो है वो हाउसिंग सोसाइटी का उन्होंने बिल्टअप किया, जिसमें जैसे यू शेप में रहते हैं तो दोनों लेग के जो दरवाजे खुलेंगे वो आमने सामने दिखाई देंगे, और बीच में ग्रीन लॉन है। लेकिन दो एंड पर जो यू लिखते हैं, तो दोनों छोर पर जो हाउस है उनकी डोर जो है वो स्ट्रीट साइड में खुलती है, मतलब वो फेस किसी के दरवाजे को फेस नहीं कर रही है। तो उनकी मानसिकताओं का अध्ययन किया। कुछ दिनों के बाद देखा कि जिनके डोर आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उनके बीच में एक संबंध की शुरुआत हो गई, बातचीत हो गई और आना जाना हो गया। लेकिन जिनके दरवाजे रास्ते की तरफ खुल रहे थे, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाए उनके संबंध, वो दूर दूर अलग थलग ही रहे। तो जो फिजिकल नियरनेस जो की भूमिका क्या है संबंधों के लिए, उसको वो प्रयोग में ले आ रहे हैं। उसी तरह उन्होंने देखा कि हाउसिंग सोसाइटी में जिनका घर सीढ़ी के पास है या इंट्रांस के पास जिनका दरवाजा खुलता है, तो पूरे फ्लोर के लोग उधर से गुजरते हैं और किसी न किसी समय में उनकी जो है फेस टू फेस हो जाती है, देखा सुनी हो जाती है। तो जिसका दरवाजा
लिफ्ट के पास खुलता है या इंट्रांस के पास है, तो उससे पूरे फ्लोर के लोग परिचित हैं। तो एक तरह से फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है वो संबंधों को डेवलप करने में सहायक होती है, ये बात उनके प्रयोग में था। और भी एक प्रयोग उन्होंने किया कि यदि हम फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रखते हैं तो जो सांप्रदायिक जो दूरी है वो घटती है, यदि ऐसा क्लोज बनाया जाए। इसीलिए आर्किटेक्चर, अभी एड भी मैंने देखा कि मतलब आर्किटेक्ट कह रहा है कि हम लोगों को नजदीक लाने के लिए आर्किटेक्चर करना चाहते हैं। तो वो क्या है, तो वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या जो चांसेस ऑफ इंटरेक्शन जो है ऐसा बढ़ जाए, ऐसा घर का नक्शा बनाना। तो ये इंटरेस्टिंग बात इसमें मुझे लगी थी, जिसको मैं शेयर करना चाह रहा था। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब बात कर रहे हैं तो अभी समाज जो है वो कई तरह के वर्ग के लोगों से है, जिसमें हम लोग लिविंग रिलेशनशिप या कहें LGBTQ कैटेगरी के लोग भी हैं। मैंने इनफैक्ट सब इसको ज़्यादा फिर से देखने की कोशिश की, क्योंकि नेतल बहन जी ने इस चीज़ पर ध्यान आकर्षण कराया था जब हम लोग ऑफलाइन सत्र में वहाँ थे। L for lesbian, G for gay, B for bisexual, T for transgender and Q for queer। तो इस तरह से मैंने उसके बारे में पढ़ा और मुझे जानकारी हुई। तो ये सब कुछ संवेदना आधारित संबंधों और समाज में जो लोग हैं, अब जब हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे या इनके मध्य में जो समस्याएं उभरेंगी, तो इनकी मानसिकताओं को स्टडी करना भी एक आवश्यकता है और वो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दर्शन या मनोविज्ञान, हमारा जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, ये जीवन मूलक दृष्टि से देख करके दिया हुआ है, अनुभव मूलक तरीके से दिया हुआ है। तो इसके बचा जाने से हम इन जगहों पर भी जो कि संवेदनाओं से बिल्टअप रिलेशनशिप हैं, उनमें भी हम अपनी जो है उनकी समस्याओं को कम करने में दूर तो तभी होगा जब वो खुद अध्ययन में लगेंगे और अपनी मानसिकता को समझ पाएंगे, लेकिन कम करने में सहयोगी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। और दो लोगों के बीच में संबंध डेवलप करने के चरण होते हैं। जैसे शुरुआती जो है वो ओरिएंटेशन का फेज होता है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन का यानी पहचान का, तीसरा जो है उन संबंधों में और गहराई आती है जिसको एक्सप्लॉयटेशन फेज कहते हैं। ऐसा ये जो फेज वाइज कैटेगराइजेशन है। और चौथा है रिजोल्यूशन फेज। इसको हिल्डेगार्ड पिप्लो 1952 उसने दिया था कि 4 चरणों में ये संबंधों की गहराई बढ़ती है, परिचय से लेकर घनिष्ठता तक कहें, या कहें कि पहचान से लेके प्रेम तक की बात है ना। प्रेम तो अभी भी अछूता है, लेकिन तथाकथित रूप से एक घनिष्ठता की जगह पर आने वाली बात है। तो एक चीज और जो इग्नो की किताब में मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला कि लाइक, लव, डिसलाइक, हेट, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो अधिकांश रूप से जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। आए दिन सुबह से शाम रात तक जो है कई बार इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये क्या दर्शाते हैं, ये हमारी मानसिकता में क्या मैं पसंद नापसंद करता हूँ और क्या मेरी अपेक्षा है प्रेम की, उसको या अनन्यता की, उसको जो है उस अपेक्षा को ही दर्शाते हैं। तो कितनी जरूरत है संबंधों को समझने की, क्या मनोविज्ञान और ये जो दर्शन है इसको समझेंगे तभी हम इन संबंधों में, खासकर मैं केवल अपने लिए भी सोचूं तो भी ये मेरे लिए मेरी जरूरत है। और इसको पढ़ना मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा मैं आप सबके सामने रखता हूँ। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ कह पाता या लिखता, लेकिन मनोबल जो आप लोगों के बीच में और आदरणीय योगेश भैया जी से मिला है, उसकी वजह से मैं कुछ रख पाया। एक बड़ा दबाव इस तरह के प्रेजेंटेशन के लिए, एकेडमिक प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पहली बार ये मेरा है, तो बहुत सारी त्रुटियां निहायत रूप से होंगी। यदि मुझे व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान आकर्षण कराया जाता है तो मैं काफी भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। इतना कहकर मैं अपनी बात रोकना चाहता हूँ, अपनी शेयरिंग,
और कुछ प्रश्न हैं या कुछ इसमें जोड़ा जाना है जो कि मेरे लिए और सबके लिए लाभदायक हो, तो सभी वरिष्ठ जनों से मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा भैया। मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि आप बोल रहे थे कि तैयारी नहीं है, पर उस हिसाब से आपने काफी मतलब कुछ ही दिनों में एटलीस्ट इग्नू में जितना पार्ट कवर होता है और जो मतलब बेसिक जो भूमिका इसके लिए हमें चाहिए उस लेवल पे तो आपने बहुत अच्छा काम किया। और इसमें दिख रहा है कि आपने काफी समय भी लगा पाए हैं आप, और बहुत इम्पोर्टेंट चीजों पर आपने ध्यान आकर्षण कराया, और कुछ कुछ रिसर्चेस की भी आपने शेयरिंग करी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी समझने के लिए। इसी के साथ बाकी भी और लोग जो कुछ भैया को फीडबैक या इनपुट्स जो भी देना चाहें उसके लिए वो खुद ही अपना माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं। बढ़िया रखा संदीप भैया आपने। ये अपन अभी जब से इसमें जुड़े हैं और जो भी सेशंस अपन ने कवर किए हैं उसको लेकर जो आपने तैयारी की है काफ़ी बढ़िया है, और धीरे धीरे मुझे लगता है हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। बढ़िया था भैया मेरी ओर से। धन्यवाद राजेश भैया। नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही? जी भैया आ रही है आवाज। नमस्ते भैया। मुझे एक थोड़ा आप जो आपने वो जो 4 स्टेप बताए कि जो संबंध घनिष्ठ करने के लिए एक ओरिएंटेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन और एक चौथा रिजोल्यूशन हो, तो वो जो तीसरा एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन को पॉजिटिव अर्थ में लेते हैं, तो जब ऐसा होता है दो लोगों के बीच में संबंध थोड़े गहराते हैं तो हम उसके पूछे बगैर भी कुछ कदम लेते हैं, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। यानी एक्सप्लोरेशन कह सकते हैं इस शब्द को, जहाँ पर हम एक अधिकार मानने लगते हैं एक दूसरे पर और कुछ चीजें अपनी तरीके से भी करते हैं, अपनी तरफ से भी करते हैं। तो ये तीसरा स्टेप था और चौथा रिजोल्यूशन। तो ये 4 स्टेप में वो थोड़ा कुछ इसमें बता पाएंगे? आइडेंटिफिकेशन मतलब या ओरिएंटेशन मतलब? ओरिएंटेशन जो है वो परिचय का वो क्षेत्र हो गया। परिचय जैसे जस्ट नाम पूछा, पहचान हुई, इस तरह से है। बेसिक इंफॉर्मेशन एक दूसरे का। आइडेंटिफिकेशन में हम प्रवृत्तियों की पहचानते हैं कि लाइक डिसलाइक्स को देखते हैं। खासकर ये थोड़ा सा क्लोजर हो गया। हम प्रवृत्तियों के आधार पर, जैसे हमने देखा दूसरे सिद्धांत में जो थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमिटी और थ्योरी ऑफ जो है वो सिमिलैरिटी था, उसमें जो प्रॉक्सिमिटी है वो पहचान परिचय वाला क्षेत्र है, परिचय वाला वो फेज है। और उसके बाद जो हम प्रवृत्तियां या सिमिलैरिटी ढूंढते हैं कि क्या उसे पसंद है, कैसा माहौल पसंद है, कैसी बातें पसंद है, तो ये जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। जब ये पहचान हो जाती है उसके बाद जब हम कदम बढ़ाते हैं तो एक्सप्लोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अपनी तरफ से ऑफरिंग है,
उसमें फिर धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, और रिजोल्यूशन में फिर कमिटमेंट का लेवल आता है, जहां हम अपनी तरफ से अपने संबंध के लिए भागीदारी का क्षेत्र चयन करते हैं, और फिर आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी भागीदारी देते हैं। तो इस तरह से 4 चरणों को सार में मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। बाकी धन्यवाद। संदीप भैया, जी भैया नमस्ते। श्याम आचार्य फ्रॉम आत्मी यूनिवर्सिटी। जी भैया। आज तो मैं पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ, जी भैया। लेकिन आपने जो 4 चरणों में ये जो समझाया, जी ऐसा एक्सप्लेनेशन बहुत कम सुनने को मिलता है, जी और ऐसे एक्सप्लेनेशन जब होता है तो सामने वालों को समझने में भी काफी अच्छा रहता है। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद। एक्चुअली ये जो है हिल्डगार्ड पिपलॉ ने 1952 में इस 4 चरणों को बताया, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं, बरोबर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद घनश्याम जी। भैया, जो जी अभी भैया। आपने जो एक लास्ट में जो एक जो बताया था ना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ऑथर, जिसमें आपने बताया कि फिजिकल नियरनेस से भी रिश्ते बनते हैं। जी और फिर आपने बताया कि यू शेप करके जो एक वो कॉलोनी बनाई है, एंड 2 मकान जो बाहर थे, जो कि जी आप हाँ, जी हाँ, उसमें जी हाँ। फेसिंग ना करके, जरा उसको और आप अपनी तरफ से खोल के बताइए कि इट मीन्स कि हम जो नेबर में रहते हैं, जी हाँ तो जी। जो इमीडिएट हमसे फेसिंग हो या जो हमारे क्लोज बाय, देन वी मेक बेटर रिलेशनशिप विद देम, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें क्या है, जो थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमिटी है उसको Proximity, yes. एक्सप्लेन करने के लिए फेसिंजर और शास्टर ये 1951 में इस थ्योरी को लेकर के आए थे, जिसमें कौन बताया ऑथर कि कौन है यदि भैया? हम कौन है इसके ऑथर, कौन बताया? नाम आप बताइए। फेसिंजर, FESINGER, फेसिंजर 1951। तो इन्होंने इस थ्योरी के ऊपर अपनी बात रखी और अपने प्रयोग किए थे कि जब हम जिसके साथ ज्यादा मिलना जुलना होता है, इंटरेक्शंस के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसके साथ संबंध डेवलप होने लगते हैं। ऐसा हम लोग प्रायः देखते भी हैं, है ना। जी भैया। प्रवृत्तियां बाद में देखी जाएंगी या उससे बाद में नजदीकी या दूरियां डिसाइड होंगी, लेकिन शुरुआत में जो है वो जितने मिलने जुलने के अवसर होते हैं उससे संबंध की प्रगाढ़ता, संबंध अगले चरण में पहुंचता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको जी भैया, और इन्होंने ये हाउसिंग सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट किया। जी दीदी। इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि अभी कोविड में हमने देखा था कि फ्लोर पे जो जी 4-5 हमारे जो फ्लैट थे, जी उनमें बहुत अच्छी तरह से इंटीमेसी हो गई। दिस प्रूव्स कि जी। वास्तव में इस तो फिजिकल नियरनेस से रिलेशन बनते हैं। जी मंजू दीदी, मैं अपनी माता जी से इस बात का जिक्र कर रहा था, और पहले भी कई लोगों से सुना कि पहले जब संयुक्त परिवार होता था और 50 लोग रहते थे, तो बीच में आंगन होता था और चारों तरफ जो है वो कमरे होते थे। हर दिन बगैर बताए एक दूसरे की तबीयत, एक दूसरे का हाल जो है वो दिख जाता था विजुअली, और समझ जाते थे कि उसको क्या जरूरत है। और इस तरह से लेस कम्युनिकेशन बेटर अंडरस्टैंडिंग वाली एक मॉडल जो है पहले से ही गाँव में बसी आ रही थी। बाद में वो दीवारें, और अब तो ऐसा हो गया कि 3 कमरे के मकान में अपनी प्राइवेसी हो, है ना। यहाँ तक कि हमने वेंटिलेटर बंद कर दिए कि एक कमरे की आवाज दूसरे में न जाए, है ना। इस तरह से आइसोलेशन वाले मॉडल बना लिए हैं। तो एक दूसरे का हाल समाचार जो है वो केवल एक बनावटी चेहरा लेके हम दरवाजा खोलते हैं कि कैसे गुड मॉर्निंग बोलना है। इतना मैकेनिकल और रोबोटिक हो गए हम कि वो भाव की जो प्यार जो कमी है वो हम में बढ़ती ही जा रही है। और आप देख रहे हैं इसका प्रमाण हम सब अपने घर में देख रहे हैं। मोबाइल लेकर के बच्चा अपने कमरे में कैद हो जाता है, और हम पूछते हैं तो कहते हैं, उल्टा सवाल करते हैं, बताइए आपने मेरे लिए क्या रखा है, ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ। हम निरुत्तर हो जाते हैं क्योंकि हमने रहने का मॉडल ही ऐसा बना रखा है। शहर जीने का मॉडल है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब शहर को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इन समझ के साथ जो है हम धीरे धीरे काम करें तो हम नक्शा बाद में बदलेगा, पहले दिल बदलेगा फिर नक्शे बदल जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। जी दीदी। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थैंक यू।
धन्यवाद दीदी। आपने भैया ये जो जिस तरह से पैटर्न फॉलो किया है वो वही इग्नू वाला ही इसी तरह से बुक्स जो जी आप कह रहे थे मैंने जी बुक्स, दीदी, बट इग्नू आपको ये की किताबें कहाँ मिली भैया? ये किसी बुक्स कहाँ मिली पुराने आपको? विद्यार्थी से मिली है और उसको मैं लेकर के आया। थोड़ा पढ़ने में क्योंकि एक उम्र के बाद पढ़ने की अभ्यास भी कम हो गया है, तो लेकिन फिर भी जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो थोड़ा बहुत समय मिल पाया तो मैंने इसे देखा। नहीं, ये बहुत ऑनलाइन भी अच्छा किताबें गाइडेंस हैं। जी दीदी। नहीं, भी बहुत अच्छी गाइडेंस वाली वेरी वेल प्लान्ड बुक्स हैं ये। दिस इज जी, द बेस्ट गाइड। जी कम समय में यदि किसी फील्ड में ओवरऑल नॉलेज गेन करना है तो इग्नो से बेहतर किताब अभी नहीं उपलब्ध है, शायद इसीलिए आरती दीदी और पूरी टीम ने जो है वो इग्नो को गाइडलाइन के रूप में देख रही है। और मुख्य बात तो दीदी है कि जो ये कंटेम्प्रेरी माइंडसेट क्या है किसी सब्जेक्ट को, टॉपिक को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, वो मिलने के बाद जो वहाँ अनुत्तरित होता है, जहाँ वो निरस्त हो जाते हैं, उसके बाद जो दर्शन प्रस्तुत करता है संबंधों का मनोविज्ञान, आचरण, मानवीय आचरण की एक जैसा कि शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया कि यदि हम समझदार होते हैं तो संबंध अंतरंग कहे जाएंगे। अंतरंगता क्या है? तो जीवन में जो ये 4 परिवेशीय क्रियाएं हैं, इस स्तर पर यदि अनुभव का प्रकाश नहीं पहुंचा तो अंतरंगता खिली नहीं है। ये खिल गए और 2 लोगों के बीच में खिल गए तो पहला अंतरंग संबंध वही अंतरंग संबंध होगा, या कहें कि ये अभी तक ये संबंध अभी दिखा नहीं है, दिखा भी है तो हमारी नजर में नहीं आया है या परंपरा नहीं बनी। हमने राधा कृष्ण के संबंध को खूब गाया है, हमने ऐसे ही शिव पार्वती या ऐसे ही जो परंपरा में देवी देवताओं या संबंधों को खूब गाया है। दोस्ती के कृष्ण सुदामा के संबंधों को देखते हैं, लेकिन अंतरंग संबंध किसको कहेंगे? वहां भी सब मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ही ज्यादा फोकस में दिखाई देता है। संवेदनाओं से सुखी होना, संवेदनाओं के लिए पूरकता। आज भी हम संबंधों को बनाते क्यों हैं? तो पीछे कुछ ना कुछ जो है वो संवेदनाओं से जुड़े हुए सुख का स्वार्थ होता है, जिसकी वजह से हम कदम बढ़ाते हैं। ऐसा मैं आहत न हो, ये डिस्क्लेमर के साथ कहना चाहता हूँ। लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, जो एजुकेशन हमें मिला है, ये सभी उन्माद वाला है। जैसे सभी शिक्षा विद्या से जुड़े हैं, जान ही रहे हैं कि उन्मादी शिक्षा ने हमारे बैकग्राउंड में केवल लाभ को ही भरा है। ऐसे में हमारे संबंध उसी आधार पर आगे बढ़ते हैं, हम कदम बढ़ाते हैं। तो हमें जरूरत है कि ये मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में जो मानव के निश्चित आचरण की बात कही जा रही है, उस आचरण को हम समझें और उसके अभ्यास के बाद हम संबंध को आगे ले जाएं। इस बात को हम कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी के पढ़ने वालों के बीच में ले जाएं और कहें कि यहाँ से है, यानी जीवन को समझना, फिर आचरण को समझना और फिर संबंधों को समझना। तो इससे जी काफी भैया, बात आगे बढ़ेगी। आपने वो 6-7 जो पॉइंट्स बताए थे, संबंधों की आवश्यकता क्यों, जरूरत क्यों, उसमें ये जो आप जी बोल रहे हैं वो जी सब आपने बता ही दिए कि हम रिलेशंस बनाते हैं बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हम अपनी जी जरूरतों के कारण। तो निरपेक्ष जी भाव से संबंध बने, वो बाबा जो बता रहे हैं वो सही जी संबंध है। जी क्वेश्चनिंग जी पता है क्या है? जी भैया, बाल मुकुंद भैया जी। संदीप भैया, हाँ संदीप भैया बहुत अच्छा कहा आपने। तो मैं बस जी आवाज। जानना चाहता था कि कहाँ से आपने कौन, हेलो डायरेक्ट जी में, जी हाँ हाँ, ये इग्नू के कौन कौन से कोर्स के मटेरियल आपने रेफर किए हैं भैया, एक बार वो भैया बताएंगे, ये है, कौन सा कोर्स है ये? ये एडवांस सोशल साइकोलॉजी की किताब है, ये ब्लॉक नंबर 2 है भैया। और अच्छा ये चैप्टर नंबर अच्छा, 3 सोशल में ये सारी साइकोलॉजी। बातें जो इंटरपर्सनल रिलेशंस पे हैं, अट्रैक्शन और इसके चैलेंजेस पे। तो ये पूरी बात उसमें वहां पे मुझे अच्छा दिखाई अच्छा, दी होने के बाद। सोशल सोशल साइकोलॉजी का कोर्स है बेसिकली। जी हाँ, अच्छा, प्रोसेस ऑफ सोशल ठीक है ठीक है इन्फ्लुएंस, ठीक है। यदि आपको दिख रही हो तो। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉक 2 है भैया। ठीक है ठीक, हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, सोशल साइकोलॉजी है बेसिकली ये। जी हाँ। तो
तो मैं आगे भी चाहूंगा कि क्या इनपुट मुझे दे सकेंगे तो मेरे लिए आगे समझने में सुविधाजनक हो, समझने में आगे बढ़ पाऊँ, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं रुकना चाहता हूँ। आरती दीदी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो? मतलब ग्रुप में भी आप लोग ग्रुप में या संदीप भैया को पर्सनली भी अगर आपको कोई फीडबैक है या उनके लिए कोई इनपुट्स हैं तो शेयर कर सकते हैं। इससे उनके काम में मतलब और बेटर हो सके, ये उनके लिए एक अवसर है। और एक और चीज बोलना चाहूंगी, संदीप भैया और बालमुकुंद भैया, मतलब आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि कई लोगों से ये रिक्वेस्ट आया कि अगर आप अपना जो राइटअप है वो शेयर कर सके ग्रुप में, ताकि जो भी आपने अभी बताया, शेयर किया, वो और लोगों के लिए भी उस पर और रिसर्च करने के लिए एटलीस्ट वो नाम जो थ्योरिस्ट के नाम, उसके लिए हेल्प होगा। जी जी जरूर दीदी, मैं शेयर कर देता हूँ उसे अपने हाँ व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप। और संदीप भैया, मतलब आगे जब इसको आप डेवलप करें तो जिस तरह से इग्नू का स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन और फिर उसका क्या रेलेवेंस है और उसका मतलब वो सब आउटपुट क्या रहेगा कोर्स का, उस तरह से आप स्ट्रक्चरिंग अगर कर पाए तो जी बहुत ही अच्छा है। जी, थैंक यू दीदी। जी भैया। ठीक है, फिर हम रोकते हैं आज का सेशन। कल रमाशंकर भैया का इसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन है। नहीं, कल सॉरी, मेरी मतलब मिस्टेक, कल दर्शना दीदी का सोशल साइकोलॉजी जो हमारा एक कोर कोर्स है उसमें प्रस्तुति है, और परसों रमाशंकर भैया का है। भैया का नंबर शेयर कर दीजिए आरती। हाँ, मैं ग्रुप में डाल, या तो मैं यहाँ चैट में अगर भैया हाँ मैं डाल देता हूँ। हाँ 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 हाँ। दीदी दिख रहा होगा चैट बॉक्स में? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर रोकते हैं आज की प्रस्तुति को।